हेलो। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th इकोनॉमिक्स इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का चैप्टर 1 इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस का एक्सरसाइज करने वाले हैं। ठीक है, शुरू में मैंने काफ़ी सारे वीडियोस अपलोड कर लिए हैं, सारा चैप्टर बढ़ा दिया है। आज के इस वीडियो में हम लोग इसका पूरा एक्सरसाइज कवर करेंगे, एमसीक्यू, फिल इन द ब्लैंक्स एंड ट्रू फॉल्स। ठीक है, तो हम एमसीक्यू सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। तो सिंपली यहाँ पर 4 ऑप्शन है, यहाँ पर क्वेश्चन है और हमको इसे सॉल्व करना है। आंसर्स पर मैंने ऑलरेडी टिक लगा दिया है और जिसकी वजह से हमें बाद में कोई परेशानी ना हो, इसीलिए। ठीक है, द इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस वॉज डेवलप्ड, अंडर डेवलप्ड, स्टैगनेंट या फिर बोथ एंड बी एंड सी। तो आंसर तो यहाँ पर आपको दिख रहा है बोथ बी एंड सी है, लेकिन कैसे है? डेवलप्ड तो बिल्कुल नहीं था, ये हम सभी को पता है। अंडर डेवलप था क्योंकि हमारा कंट्री तब भी ग्रो कर रहा था, स्टैगनेंट था। ठीक है, स्टैगनेंट मतलब क्या होता है? स्टैगनेंट मतलब बहुत ही कम ग्रो करना या बिल्कुल ग्रो ना करना। तो हमारा कंट्री जो था वो बहुत ही धीरे ग्रो कर रहा था, ऐसा नहीं था कि बिल्कुल भी ग्रो कर ही नहीं रहा है, कर रहा था, बहुत माइनर, बहुत माइनर। ठीक है, फिर हमारा अगला पॉइंट कहता है लैंड होल्डिंग्स एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस वर फ्रेगमेंटेड, लार्ज, स्मॉल, बोथ ए एंड सी। तो हमने ये तो पढ़ा है कि यहाँ पर फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग्स थी, मतलब बहुत सारी लैंड होल्डिंग्स थी। ठीक है, बड़े बड़े ज़मीन थे क्या? नहीं थे, हमने देखा है वहाँ पर बड़े बड़े ज़मीन नहीं थे। हमारे पास स्मॉल स्मॉल लैंड थी और काफ़ी सारे जगहों पर थी। तो यहाँ बोथ ए एंड सी हो जाएगा। ठीक है, फिर हमारा अगला पॉइंट आता है फार्मिंग विच फोकसेस ऑन बेसिक नीड्स ऑफ द फैमिली इज कॉल्ड स्टैगनेंट फार्मिंग, सबसिस्टेंस फार्मिंग और कमर्शियल फार्मिंग या फिर नन ऑफ दीज। कौन सा है हमारा आंसर? तो स्टैगनेंट मतलब क्या होता है? बहुत ही धीरे ग्रो करने वाली। तो फार्मिंग बहुत धीरे ग्रो कर रही थी क्या? नहीं, बहुत सारे लोग ग्रो कर रहे थे, फार्मिंग कर रहे थे, तो ये धीरे तो ग्रो नहीं कर रही थी। सबसिस्टेंस फार्मिंग क्या होती है? सिर्फ फैमिली के लिए प्रोड्यूस करना या खुद खाने के लिए यूज़ करना। तो सबसिस्टेंस फार्मिंग तो यहाँ पर हो सकता है। कमर्शियल फार्मिंग क्या होता है? कमर्शियल फार्मिंग वैसा फार्मिंग होता है जिसमें कि हम लोग क्रॉप्स को प्रोड्यूस करते हैं, फूड ग्रेन्स को प्रोड्यूस करते हैं, जैसे दाल, चावल, वीट हो गए, है ना, और ये सभी प्रोड्यूस करके हम बेचते हैं। तो यहाँ पर हमारे फैमिली नीड्स के लिए अगर हम फुलफिल कर रहे हैं तो कमर्शियल तो हो नहीं सकता, स्टैगनेंट नहीं होगा क्योंकि हमारे पास काफ़ी सारे थे। नन ऑफ दीज हो सकता है ये दोनों के लिए, लेकिन सबसिस्टेंस फार्मिंग तो होगा ना, तो यहाँ पर सबसिस्टेंस फार्मिंग ही आंसर है। फिर हमारा अगला पॉइंट है, अगला क्वेश्चन है विच इज़ डीके ऑफ हैंडीक्राफ्ट वॉज कर्स्ड बाई। जो हमारा हैंडीक्राफ्ट था वो किसकी वजह से डीके किया, मतलब नीचे चला गया? ब्रिटिश टैरिफ पॉलिसी की वजह से, कंपटीशन फ्रॉम मशीन मेड प्रोडक्ट्स की वजह से, या फिर चेंज इन पैटर्न्स ऑफ डिमांड की वजह से? अब आप ही बताइए। यहाँ पर जो ब्रिटिशर्स का जो पॉलिसी था कि एक्सपोर्ट करेंगे अगर रॉ मटेरियल तब फिर टैक्स नहीं लेंगे, लेकिन अगर आप फिनिश गुड्स, हैंडीक्राफ्ट गुड्स दूसरे कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट करते हो तो बहुत ज़्यादा टैक्स लगेगा। तो यहाँ पर ये पॉलिसी वाला तो सिस्टम है ही। फिर आ जाता है कॉम्पिटिशन फ्रॉम मशीन मेड प्रोडक्ट्स। तो यहाँ पर ब्रिटिशर्स क्या करते थे? अपने ब्रिटेन से मशीन से बनाए हुए सामान ले आते थे, जिसकी वजह से उनका जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन था वो कम पड़ता था, ज़्यादा सामान बना पाते थे कम टाइम पर। ठीक है, तो ये ए भी होगा, बी भी होगा। फिर हमारा सी है चेंज इन पैटर्न्स ऑफ डिमांड। अब अगर सामान आपको सस्ता मिल रहा है, अब अगर आपको सामान जल्दी मिल रहा है, ज़्यादा वैरायटी में मिल रहा है, ज़्यादा मिल रहा है, तो आप लोग क्यों नहीं चुनोगे ब्रिटिशर्स के सामान को? इसलिए यहाँ पर ऑल ऑफ दीज होगा, एज सिंपल एज दैट। फिर है हमारा सूज कैनल वॉज ओपनड इन। हमारा जो सीवेज कैनल होता है जहाँ पर कि नाले का पानी वगैरह जाता है, वो कब ओपन हुआ था? तो यहाँ पे ये आपका बुक में दिया हुआ है, 1869 में ये ओपन हुआ था। ठीक है, फिर हमारा अगला पॉइंट है ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, सिक्स्थ क्वेश्चन है, ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया वॉज नेट एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट्स, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, कैपिटल गुड्स, ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पर जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो हमारे देश से क्या चीज़ें एक्सपोर्ट की जाती थी उस समय, उसके पहले, मतलब आज़ादी के कुछ समय पहले या उस टाइम पर क्या चीज़ें ज़्यादा एक्सपोर्ट की जाती थी? प्राइमरी प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट किए जाते थे। ब्रिटेन में जाता था प्राइमरी प्रोडक्ट हमारा रॉ मटेरियल, है ना, और उसी को हम लोग प्राइमरी सेक्टर में रॉ मटेरियल बनता है, और जो रॉ मटेरियल होता है हम उसे प्राइमरी प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक है, फिर आ जाता है इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट तो भैया इंपोर्ट होता था, ब्रिटेन से आ जाता था यहाँ पर। फिर आ जाता है कैपिटल गुड्स। तो कैपिटल गुड्स आ जाते थे हमारे कहाँ से? ब्रिटेन से आते थे। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स वो होते हैं जो कि इंडस्ट्रीज़ में के लिए प्रोड्यूस किए जाते हैं, वो सारी चीज़ें, तो वो भी ब्रिटेन से आती थी, है ना। तो यहाँ पर ये ब्रिटेन से आ रहा है, ये कैपिटल गुड्स भी ब्रिटेन से आ रहे हैं, तो एक्सपोर्ट तो नहीं हो रहा है ये दोनों। ऑल ऑफ दीज हो नहीं सकता बिकॉज ये दोनों है ही नहीं, तो हमारा प्राइमरी प्रोडक्ट ही होगा। ठीक है, फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, सेवेंथ नंबर, हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी
रेट इज़ अ साइन ऑफ, हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी इज़ अ साइन ऑफ, किस चीज़ का साइन है हमारा हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी इज़ अ साइन ऑफ, क्या चीज़ का साइन है ये? तो एक्सट्रीम पोवर्टी, बहुत गरीबी है इसलिए इन्फेंट मोर्टेलिटी होता है, पुअर हेल्थ केयर है इसलिए इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट होता है, या फिर ये दोनों ही सही हैं, या फिर ये दोनों में से कोई से भी सही नहीं है? तो आपको आंसर बता दूं, ये दोनों ही सही है। अब आखिर ये इन्फेंट मोर्टेलिटी होता क्या है? अगर आपको पता नहीं है तो आप पिछले वीडियोस को जाकर देख सकते हैं, मैंने ब्रीफ में आपको बताया है, फिर भी आपको अभी बता देता हूँ मैं। तो हमारा इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट वो रेट होता है जिसमें कि 1000 में से कितने बच्चे मारे जाते हैं 1 साल के अंदर। ठीक है, मान लो एक कंट्री में 1000 बच्चे पैदा हुए, 1 साल के अंदर उन सभी बच्चों में कितने बच्चे मर जाएंगे, वो हमारा इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट होता है। ठीक है, अब वो हमारे पुअर हेल्थ केयर की वजह से हो सकता है ना, हमारा जो पोवर्टी की वजह से हो सकता है। तो ये सारे कारण होते हैं जिसकी वजह से जो हमारा मोर्टेलिटी रेट रहता है वो हमारे मोर्टेलिटी रेट का साइन होता है। तो यहाँ पर दोनों ही ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं और आप दोनों में से कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये दोनों ही हैं, इसलिए हमारा बोथ ए एंड बी होगा। फिर हमारा आ जाता है जेंडर बायस इज इन अ सोसाइटी, जेंडर बायसेस इन अ सोसाइटी on eve of independence was indicated by mortality rate, literacy rate, death rate, life expectancy। तो यहाँ पर आप ही बताइए कि जो हमारा जेंडर बेसिस, जेंडर क्या होता है, हमारा लिंग होता है। ठीक है, तो मतलब लड़का लड़की ये सारी चीज़ें। तो अब यहाँ पर लिटरेसी रेट से हमको ये पता चला था कि हाँ भाई, इसमें यहाँ इस सोसाइटी में ना जो लड़कियाँ हैं वो कम पढ़ी लिखी हैं, हमने शुरू में पढ़ा है, आप चाहे तो जाकर देख सकते हैं। तो मोर्टेलिटी रेट क्या होता है हमारा, हमने देख लिया। तो यहाँ पर अब भगवान जी तो डिस्क्रिमिनेशन करते नहीं है ना कि हाँ भैया ये लड़का है तो इसको ज़्यादा दिन जिंदा रखेंगे, ये लड़की है तो इसको मार देंगे। तो यहाँ पर मोर्टेलिटी रेट तो आएगा नहीं। लिटरेसी रेट हो सकता है बिकॉज वो एजुकेशन पर है और काफ़ी लोग लड़कियों को नहीं पढ़ाते थे उस टाइम पर। फिर आ जाता है डेथ रेट। तो अगेन डेथ रेट भगवान जी के हाथ में है, तो भगवान जी डिस्क्रिमिनेशन करेंगे नहीं। फिर आ जाता है लाइफ एक्सपेक्टेंसी। तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी अगेन इसमें डिस्क्रिमिनेशन होने का चांस ही नहीं है, बिकॉज जिसको जब मरना होगा तभी मरेगा ना। ठीक है, तो यहाँ पर लिटरेसी रेट ही आ जाता है हमारा एक पॉइंट, जो कि ये कहता है कि हमारे इंडियन सोसाइटी में जो जेंडर का था वो बाइस होता था। ठीक है, मतलब लड़का और लड़की में भेदभाव किए जाते थे, डिस्क्रिमिनेशन किए जाते थे, उनको डिस्क्रिमिनेट किया जाता था। ठीक है, फिर आ जाता है हमारा अगला क्वेश्चन, विच इज़ ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड इंडियाज़ डेमोग्राफिक प्रोफाइल शोड। हाँ, अब ये डेमोग्राफिक प्रोफाइल क्या होता है, इंडिया का जब कॉलोनियल पीरियड था तो उसमें डेमोग्राफिक प्रोफाइल जो था वो कैसा था। डेमोग्राफिक प्रोफाइल क्या होता है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको पिछले वीडियो में एक्सप्लेन की है, मतलब शुरू के कुछ वीडियोस में एक्सप्लेन की है, आप चाहें तो जाकर देख सकते हैं। तो आपको हल्का सा मैं बता देता हूँ, इंडिया का डेमोग्राफिक जो प्रोफाइल होता है वो यही होता है कि देश में कितने लोग किस जगह पर अवेलेबल हैं, मतलब क्या काम कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा डेमोग्राफिक प्रोफाइल था वो ज़्यादातर एग्रीकल्चर पर ही डिपेंडेंट था। तो यहाँ पर आपका डेमोग्राफिक प्रोफाइल क्या शो करता है, हाई बर्थ रेट शो करता है क्या, हाई डेथ रेट शो करता है क्या, हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट शो करता है क्या, ये सारी चीज़ें शो करता है। बिकॉज डेमोग्राफिक प्रोफाइल के अंदर सिर्फ हमारा इनकम का नहीं आता, इकोनॉमी का नहीं आता, बल्कि सारी चीज़ें आ जाती हैं कि आखिर कौन सा इंसान क्या कैसे कर रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें ऑल ऑफ दीज हमारी कवर होंगी। फिर हमारा अगला पॉइंट है ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस बल्क ऑफ द पॉपुलेशन वॉज एंगेज्ड इन। जो हमारा ज़्यादातर पॉपुलेशन था वो किस जगह पर अवेलेबल था, एग्रीकल्चर सेक्टर पर था क्या, हाँ था। ठीक है, ट्रेड एंड कॉमर्स पर था क्या, हाँ जी था, वहाँ पर भी था। माइनिंग सेक्टर पर भी था क्या, हाँ जी था। और इंडस्ट्रियल सेक्टर पर भी था क्या, तो था। लेकिन किस चीज़ पर सबसे ज़्यादा था, तो एग्रीकल्चर सेक्टर पर सबसे ज़्यादा था। बिकॉज प्राइमरी प्रोडक्ट्स जो प्रोड्यूस होते थे, है ना, प्राइमरी सेक्टर में एग्रीकल्चर में 50% लोग अवेलेबल थे। मतलब इंडिया के पॉपुलेशन में 72% लोग प्राइमरी सेक्टर में थे और उन 72% में से 50% लोग एग्रीकल्चर सेक्टर में थे। ठीक है, तो आप देख ही सकते हो कि कितना ज़्यादा था हमारा एग्रीकल्चर। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, which sector was the major contributor to GDP of the country as well as biggest employer on the eve of independence। आखिर ऐसा कौन सा सेक्टर था जो कि इंडिया के जीडीपी में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करा था और सबसे ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉय करा था जब हमारा देश आज़ाद हुआ था। तो हमारा देश जब आज़ाद हुआ था तो एग्रीकल्चर सेक्टर ही सबसे ज़्यादा हमारे जीडीपी में कंट्रीब्यूट करा था। लेकिन फिर भी क्योंकि उसमें पूरे इंडिया के पॉपुलेशन का 72% जो था वो प्राइमरी
सेक्टर में था और उसमें भी 50% लोग एग्रीकल्चर सेक्टर में थे, इसीलिए यहाँ पर इम्बैलेंस क्रिएट हो गया था, जो कि अगेन बैकवर्डनेस हमारे सोसाइटी को दिखाया था। ठीक है, तो यहाँ पर एग्रीकल्चर कंट्रीब्यूट तो करा था, वेरी नाइस, वेरी गुड, लेकिन फिर भी इसकी वजह से इम्बैलेंस हुआ था क्योंकि ज़्यादातर लोग एग्रीकल्चर पर ही थे। ठीक है, फिर हमारा अगला पॉइंट है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 है, रेलवे क्वेश्चन नंबर 12 है, क्वेश्चन नंबर 12 है, रेलवेज वर इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया इन द ईयर, कौन से साल में हमारे इंडिया में रेलवे आया था? तो डेट याद रख लीजिए, 1853 में आया था, 1853 में आया था, 1853 में आया था, डेट याद होना चाहिए, बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, एमसीक्यू में ये क्वेश्चन आने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं, 1853 याद रखना है आपको। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13, विच इंडस्ट्री ऑफ इंडिया गॉट सेवरली अफेक्टेड अंडर द कॉलोनियल रूल, कौन सा इंडस्ट्री कॉलोनियल रूल की वजह से सबसे ज़्यादा अफेक्ट हुआ था? शुगर इंडस्ट्री हुआ था क्या? हमने तो बात ही नहीं की इसके बारे में ज़्यादा अपने चैप्टर में, क्योंकि दिया ही नहीं है। फिर हमारा बी पॉइंट है, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज़, क्या ये ज़्यादा इफेक्ट हुई थी? हाँ जी हुई थी, लेकिन बहुत नहीं हुई थी। हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ हुई थी, बहुत हुई थी, हमने इसके बारे में काफ़ी बात की है। फिर हमारा पेपर इंडस्ट्री, तो हमने इसके बारे में बात नहीं की, पर ये भी इफेक्ट हुई थी, ऑफकोर्स हुई थी, और आज वो काफ़ी ग्रो कर रही है। तो हमारा हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट हुआ था, बिकॉज हैंडीक्राफ्ट जो प्रोडक्ट्स होते थे उससे एक्सपोर्ट करने के लिए हमको काफ़ी ज़्यादा हाई टैक्स देना पड़ता था, जिसकी वजह से हम लोग कॉम्पीट नहीं कर पाते थे जो फॉरेन मार्केट में लोग हैं उनको, और हमारे जो प्रोडक्ट का प्राइस रहता था वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता था। ठीक है, फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, on the eve of independence, the proportion of population engaged in agriculture sector was approx 46, approx 40%, approx 60%, approx 65%, approx 70%। तो हमारे इंडिया में हमने जब जो डेमोग्राफिक पोर्टफोलियो है, लेट मी प्रोनाउंस अगेन, डेमोग्राफिक पोर्टफोलियो है, उसमें 70% लोग प्राइमरी सेक्टर में ही थे, सबसे ज़्यादा लोग प्राइमरी सेक्टर में थे, माइंड इट, ओके। फिर है हमारा अगला क्वेश्चन, stagnant economy don't mind, 15 stagnant economy is the one which shows little growth in income, high growth in income, low level of productivity, b बोथ एंड ए एंड सी। ठीक है, तो आपको क्या लगता है, बहुत कम ग्रोथ होता है क्या स्टैग्नेंट इकोनॉमी में? हाँ जी, बहुत कम ग्रोथ होता है, तो क्या ए सही है? आगे के ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। हाई ग्रोथ इन इनकम, ज़्यादा इनकम हो रहा है क्या? बिल्कुल नहीं हो रहा है। लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी कम है क्या? हाँ जी कम है, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा, बोथ ए एंड सी। ठीक है, अब बात करते हैं हमारे फिल इन द ब्लैंक्स की। ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस इंडियन इकोनॉमी वाज, तो फ्यूडल इकोनॉमी था कि सेमी फ्यूडल इकोनॉमी था? तो हमने देखा है कि वो सेमी फ्यूडल इकोनॉमी था, हमारे गवर्नमेंट में भी लोग थे और हमारे इंडस्ट्रीज़ में भी लोग थे, मतलब प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस भी थी। ठीक है, फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, ज़मींदारी सिस्टम ऑफ लैंड रेवेन्यू वर्क थ्रू द सिस्टम ऑफ मिडिल मैन कॉल्ड, ज़मींदारी सिस्टम में मिडिल मैन कौन होता था? ज़मींदार होता था, ये याद होना चाहिए, हमने शुरू के वीडियो में एक्सप्लेन किया है, समझाया। ठीक है, फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, एन इकोनॉमी मेड टू सर्व द इंटरेस्ट ऑफ इट्स कॉलोनियल रूलर्स इज कॉल्ड कॉलोनियल इकोनॉमी, फ्यूडल इकोनॉमी? कॉलोनियल इकोनॉमी थी कि फ्यूडल इकोनॉमी थी? जो इकोनॉमी सर्व की गई थी कॉलोनियल रूलर्स के द्वारा वो थी कॉलोनियल इकोनॉमी। ठीक है, फिर हमारा ब्लैंक इज फॉलो is a form of farming in which crops are produced to provide for the basic needs of the family। कौन से फार्मिंग में बेसिक नीड्स फुलफिल किए जाते थे फैमिली के? सब्सिस्टेंस फार्मिंग में किए जाते थे, याद रखिएगा। फिर है हमारा अगला क्वेश्चन, डैश इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूड्स एजुकेशनल, हेल्थ एंड हाउसिंग फैसिलिटीज़। तो कौन से इंफ्रास्ट्रक्चर में एजुकेशनल, हेल्थ और हाउसिंग फैसिलिटीज़ ये तीनों आती हैं? सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में आती हैं, इकोनॉमिक में नहीं आती हैं, बिकॉज हमको अगर किसी को हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइड करनी है, एजुकेशनल सर्विस प्रोवाइड करनी है, हाउसिंग फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी है, तो ये सोशल में आएगा, हमने पढ़ा है इसे। ठीक है, और अगला क्वेश्चन है हमारा, ड्यूरिंग द कॉलोनियल रूल इंडिया वॉज अ डैश ऑफ फिनिश्ड प्रोडक्ट्स फ्रॉम और टू ब्रिटेन। तो जो हमारा इंडिया था, है ना, वो किस चीज़ का ब्रिटिशर्स के टाइम पर क्या था, मतलब जो हमारे इंडिया में कॉलोनियल रूल था उस समय इंडिया फिनिश्ड गुड्स का इंपोर्टर था कि एक्सपोर्टर था? हम इंडिया से सामान बनाकर भेजते थे कि इंडिया का रॉ मटेरियल भेज के वहाँ से फिनिश्ड गुड्स लाते थे? वहाँ से फिनिश्ड गुड्स लाते थे, मतलब इंपोर्ट कर देते, मतलब नेट इंपोर्टर था, है ना। फिर है हमारा अगला क्वेश्चन, द ईयर डैश इज रिगार्डेड एज द ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड इन द हिस्ट्री ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन ऑफ इंडिया। कौन से साल को
को हम लोग ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड के नाम से जानते हैं इंडिया के डेमोग्राफिक ट्रांजिशन में इंडिया में। तो 1921 को जानते हैं हम लोग, क्यों जानते हैं ये मैंने वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है, आप जाकर उसे चेकआउट कर सकते हैं। अभी यहाँ पे मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा बिकॉज काफ़ी टाइम चला जाएगा। फिर है हमारा अगला क्वेश्चन, तो काफ़ी टाइम हो जाएगा, काफ़ी ज़्यादा ब्रीफ में एक्सप्लेन करना पड़ेगा, ठीक है, तो इसलिए नहीं करा, आप जाकर वीडियो देख लीजिए। फिर है हमारा अगला क्वेश्चन, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर रिफर्स टू द डिस्ट्रीब्यूशन डैश अक्रॉस प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी, ठीक है। तो जो ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर होते हैं हमारे इंडिया में, हमारा जो ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर था वो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया गया था प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर में, पॉपुलेशन के हिसाब से कि वर्किंग पॉपुलेशन के हिसाब से, वर्किंग पॉपुलेशन के हिसाब से, बिकॉज छोटा बच्चा नहीं जाता था, बूढ़े मम्मी पापा नहीं जाते थे, ठीक है। फिर है हमारा अगला क्वेश्चन, डैश एज अ प्रोडक्शन एक्टिविटी बिलोंग्स टू प्राइमरी सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी, कौन सा प्रोडक्शन एक्टिविटी प्राइमरी सेक्टर में आता है, स्टोरेज का आता है कि एनिमल हस्बेंड्री का आता है, एनिमल हस्बेंड्री का आता है, बिकॉज यहाँ पर ये हम लोग नेचुरल चीज़ें यूज़ कर रहे हैं। स्टोरेज किस में आएगा, स्टोरेज आएगा सर्विस सेक्टर में, हमारे टर्शरी सेक्टर में। याद रखिएगा, हमको जो चीज़ें सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं वो सारी चीज़ें टर्शरी सेक्टर में आती हैं, और उससे हम सर्विस सेक्टर भी कहते हैं, जो कि आज काफ़ी ग्रो कर रही है, ठीक है। और ये जो यूट्यूब है ना, ये भी सर्विस सेक्टर ही है, ठीक है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस सेकेंडरी एंड डैश सेक्टर वर इन द इन्फेंट स्टेज ऑफ ग्रोथ, कौन सा सेक्टर इंडिपेंडेंस के टाइम पर काफ़ी ज़्यादा ग्रो नहीं कर रहा, मतलब इन्फेंट ग्रोथ था उसका, ठीक है। तो ये था हमारा सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर, बिकॉज जो हमारा प्राइमरी सेक्टर था वो काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर चुका था। फिर अब बात करते हैं हमारे ट्रू और फॉल्स की। तो लैंड होल्डिंग्स ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस वर फ्रेगमेंटेड, क्या हमारा जो लैंड था, जो ज़मींदार के पास, लोगों के पास ज़मीन थी, वो क्या एक ही जगह पर बड़ी सी ज़मीन थी कि छोटी छोटी जगहों पर बहुत सारी ज़मीनें थी, मतलब फ्रेगमेंटेड थी, तो फ्रेगमेंटेड थी, तो ये इसका आंसर होगा ट्रू, ठीक है, ये ट्रू है। फिर ट्रू है ये। इट वॉज ओइंग टू, सेकेंड है क्वेश्चन, इट वॉज ओइंग टू द डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी, अगेन इट वॉज ओइंग टू द डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी ऑफ द colonial government that handicraft industry in India got destroyed। तो किसकी वजह से, कौन से ऐसे पॉलिसीज़ थे जो डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसीज़ थे, क्या कोई से ब्रिटिशर्स के द्वारा, जिसकी वजह से इंडिया का हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री डिस्ट्रॉय हो गया? हाँ जी था, जो कि मैंने आपको वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है, आप चाहें तो जाकर देख सकते हैं, इसका आंसर होगा ट्रू। फिर है हमारा अगला क्वेश्चन, पर कैपिटल इनकम रिफर्स टू द इनकम पर हेड ऑफ द टोटल वर्कफोर्स ऑफ द कंट्री। तो ये पर कैपिटा इनकम क्या होता है, बताइए आप ही। पर कैपिटा इनकम ये होता है क्या कि एक इंसान टोटल वर्कफोर्स, मतलब पूरे इंडिया में, कुछ उटपटांग दिया हुआ है, नहीं समझ आ रहा। पर कैपिटा इनकम वो इनकम होता है जो कि एक इंसान एवरेजली कमाता है, मतलब पूरे इंडिया में जितने लोग इनकम करते हैं, जितना इनकम करते हैं, वो सबको अगर आप प्लस कर दोगे और पूरे इंडिया के पॉपुलेशन को जोड़ दोगे, और उसके बाद पूरे इंडिया के पॉपुलेशन से उस पूरे लोगों के सैलरी को डिवाइड करोगे, तो हमारा पर कैपिटा इनकम आ जाएगा। तो यहाँ पर जो भी दिया है ना, ये फॉल्स है। फिर है हमारा अगला क्वेश्चन, रेलवेज वर डेवलप्ड बाय द कॉलोनियल गवर्नमेंट टू प्रमोट द मार्केट ऑफ ब्रिटिश गुड्स इन इंडिया। क्या रेलवेज इसीलिए डेवलप किए गए थे कॉलोनियल गवर्नमेंट के द्वारा, ब्रिटिशर्स के द्वारा, ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, ताकि वो अपने ब्रिटिश गुड्स को इंडिया के मार्केट में इस्टेब्लिश कर सके, प्रमोट कर सके? तो हाँ जी, इसका आंसर ट्रू है। फिर है हमारा अगला क्वेश्चन, फ्रॉम द ईयर 1921 टोटल पॉपुलेशन इन इंडिया नेवर डिक्लाइंड। क्या ये बात सही है कि 1921 के बाद जो इंडिया का पॉपुलेशन था वो कभी घटा नहीं है? तो हाँ जी, ये बात बिल्कुल सही है, आप चाहें तो जाकर वीडियो में चेकआउट कर सकते हैं। फिर है हमारा अगला क्वेश्चन, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट रिफर्स टू डेथ रेट ऑफ चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 2 years पर 1000 लाइफ बर्थ। तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या होता है, हमने आपको बताया है कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट वो रेट होता है जब एक बच्चा, मतलब एक कंट्री में मान लो 1000 बच्चे पैदा होते हैं, तो उनके 1 साल होने के पहले जितने बच्चे मर जाएंगे वो उस कंट्री का इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट होगा, ठीक है, ये एवरेज होता है। तो यहाँ पर हमारा 2 साल दिया हुआ है, 2 years दिया हुआ है, तो क्या ये सही है? जी नहीं है, फॉल्स है ये। फिर है हमारा, मुस्लिम इज अ टाइप ऑफ कॉटन, मुस्लिन इज अ टाइप ऑफ कॉटन टेक्सटाइल विच हैड इट्स ओरिजिन इन बंगाल। तो क्या कोई मसलिन करके कोई कॉटन टेक्सटाइल होता है क्या, जो कि बंगाल से ओरिजिनेट हुआ है, बंगाल में ओरिजिन है उसका? तो हाँ जी, है ऐसा, तो इसका आंसर होगा ट्रू।
फिर है हमारा अगला क्वेश्चन, कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर रिफर्स टू शिफ्ट फ्रॉम कल्टीवेशन ऑफ सेल्फ कंजम्पशन टू कल्टीवेशन फॉर सेल इन द मार्केट। तो जो कमर्शियलाइजेशन है वो क्या होता है, वो ऐसा होता है क्या कि एग्रीकल्चर है मान लो, तो उसमें जो कल्टीवेशन है वो खुद के कंजम्पशन से शिफ्ट कर देंगे हम लोग मार्केट में बेचने के लिए। मतलब पहले हम बनाते थे 10 किलो चावल, है ना, 10 किलो गेहूँ, 10 किलो दाल हम लोग उगाते थे पहले ताकि हम अपना खा ले, ठीक है। लेकिन अब हम सोच रहे हैं कि नहीं, अब तो हम उगाएंगे 20 किलो और 30 किलो और 50, 60, 90 किलो, ताकि हम लोग मार्केट में भी बेच सकें। तो इसको हम कमर्शियलाइजेशन कहते हैं क्या? हाँ जी कहते हैं। तो इसका आंसर होगा ट्रू। ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस ओनली हैवी एंड बेसिक इंडस्ट्रीज वर डेवलप्ड इन द इंडियन इकोनॉमी। तो जब इंडिपेंडेंट हुआ था हमारा देश, जब इंडिपेंडेंस हुआ था हमारा देश, तब क्या सिर्फ हैवी और बेसिक इंडस्ट्रीज ही थी इंडिया पर? तो जी नहीं थी। हमारा इंडिया काफ़ी ज़्यादा पुअर था, बैकवर्ड था, उसकी इकोनॉमी काफ़ी ज़्यादा डाउन थी और काफ़ी पीछे था हमारा इंडिया, लेकिन अब ग्रो कर चुके हैं हम। हाँ हाँ। फिर है हमारा अगला क्वेश्चन, ड्यूरिंग ब्रिटिश पीरियड इंडिया वॉज ट्रीटेड एज कॉलोनी सप्लाइंग रॉ मटेरियल टू द ब्रिटिश इंडस्ट्रीज। तो क्या ब्रिटिश के पीरियड में, जब ब्रिटिशर्स रूल कर रहे थे, ब्रिटेन गवर्नमेंट यहाँ पर रूल कर रही थी, कॉलोनियल गवर्नमेंट, ब्रिटेन की गवर्नमेंट, जो अंग्रेज थे, ब्रिटिशर्स थे, वो जब इंडिया पर रूल कर रहे थे, तो क्या हमारा जो इंडिया का सप्लाई था, मतलब जो हमारा रॉ मटेरियल था इंडिया का, वो ब्रिटिश में ट्रांसपोर्ट होता था क्या, सप्लाई होता था क्या? हाँ जी होता था। तो इसका आंसर होगा ट्रू। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो से हम लोग अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, अगला सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे। सो आई विल गेट यू नोटिफाई एंड आप कमेंट में बता सकते हैं कि आपको अगला वीडियो कौन सा चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको अगर पहले की वीडियोस देखते हैं तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं, और काफ़ी सारे फैक्ट्स हैं इंडिया के बारे में, तो आप चाहें तो इस वीडियो को भी क्लिक करके देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।